तो आज हम पर्यावरण के इतिहास से जुड़ा एक बहुत ही जरूरी सबक समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये एक ऐसी कहानी है जो कोई 60 साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन आज भी किसी न किसी रूप में दोहराई जा रही है। हम ये देखेंगे कि कैसे डीडीटी को लेकर जो रेचल कार्सन ने चेतावनी दी थी, उसे हमने पूरी तरह से नहीं अपनाया, और इसी वजह से फॉरएवर केमिकल्स जैसा एक नया और ज्यादा छिपा हुआ खतरा हमारे सामने आ खड़ा हुआ। तो सवाल ये है कि हम भविष्य में ऐसी गलतियों से कैसे बच सकते हैं। तो शुरुआत रेचल कार्सन के इन बहुत ही पावरफुल शब्दों से करते हैं। सोचिए, 1962 में ही उन्होंने हमें हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाई थी। हाँ, ये चेतावनी उस वक्त डीडीटी के बारे में थी, पर आज भी ये उतनी ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा मायने रखती है। क्यों? क्योंकि आज हम एक नए और शायद कई ज्यादा बड़े केमिकल संकट का सामना कर रहे हैं, और यही आज की हमारी पूरी बातचीत का बेसिस है। यहाँ पर जो बात है ना, वो बहुत दिलचस्प है। ये हमारी आज की पूरी चर्चा के कोर टेंशन को दिखाती है। एक तरफ डीडीटी था, वो दुश्मन जिसे रेचल कार्सन ने पहचान लिया था, जिसे हम देख सकते थे। लेकिन ठीक उसी वक्त एक दूसरा, कहीं ज्यादा जिद्दी खतरा, जिसे हम PFAS कहते हैं, वो हमारी नजरों से बचकर धीरे धीरे जमा हो रहा था। और कमाल की बात यह है कि कार्सन जैसी दूरदर्शी इंसान भी इसे नहीं देख पाई। तो आज की इस बातचीत का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। पहले एक सबक जो हमने नहीं सीखा, फिर बात करेंगे बढ़ते केमिकल ब्लाइंड स्पॉट की, इसके बाद हमारा रिएक्शनरी रेगुलेशन ट्रैप क्या है ये समझेंगे, फिर आएगा एहतियाती सिद्धांत यानी प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, फिर देखेंगे कि सुरक्षा के लिए एक ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है, और आखिर में अगली खामोशी को कैसे रोकें। तो चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। ये समझने के लिए कि आज हम कहाँ खड़े हैं, हमें ये देखना होगा कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। मतलब रेचल कार्सन और उनके दौर के केमिकल से कहानी शुरू करनी होगी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले फटाफट से ये देख लेते हैं कि हम किन मेन केमिकल्स की बात करने वाले हैं। एक तो है डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनल ट्राइक्लोरोईथीन। ये वही कुख्यात कीटनाशक है जिसके बारे में हम सब ने सुना है। लेकिन फिर आता है PFAS यानी पर और पॉलीफ्लोरोएल्किल सब्सटेंस। ये केमिकल्स का एक पूरा अलग परिवार है जिसमें PFOS और PFOA जैसे कंपाउंड्स आते हैं। इन्हें फॉरएवर केमिकल्स भी कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इनमें कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड इतना मजबूत होता है कि ये कुदरती तौर पर पर्यावरण में टूटते ही नहीं है, हमेशा के लिए रह जाते हैं। और यहीं से हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है, हमारा बढ़ता हुआ केमिकल ब्लाइंड स्पॉट। मतलब एक तरफ तो हम हजारों नए केमिकल्स बनाते जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें पहचानने और उनके खतरों को समझने की हमारी जो काबिलियत है वो बहुत बहुत पीछे रह गई है। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। देखिए, उस जमाने में जब रेचल कार्सन ने डीडीटी के बारे में चेतावनी दी थी, तो जेम्स लवलॉक की एक कमाल की टेक्नोलॉजी थी, इलेक्ट्रॉन कैप्चर टेक्नोलॉजी। उसने पक्का सबूत दे दिया कि हाँ, डीडीटी सच में हर जगह मौजूद है। लेकिन आज हम हजारों नए केमिकल से घिरे हैं, और उनका रिस्क पता करने के लिए हम डिजिटल मॉडल्स पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। और इन मॉडल्स में डेटा की इतनी कमी है कि ये अक्सर गलत साबित होते हैं। तो मतलब हम एक तरह से पक्के सबूतों के दौर से निकलकर अब अंदाजों के दौर में आ गए हैं। सोचिए, 1960 के दशक में रेचल कार्सन इस बात से परेशान थी कि हर साल करीब 500 नए केमिकल्स इस्तेमाल में आ रहे थे। उस वक्त ये नंबर बहुत बड़ा लगता था, चौंकाने वाला। अब जरा इस नंबर को देखिए। 2023 तक केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विसेज रजिस्ट्री में 20 करोड़ से भी ज्यादा अलग अलग केमिकल्स रजिस्टर हो चुके थे। 500 कहाँ और 20 करोड़ कहाँ? ये दिखाता है कि प्रॉब्लम कितनी तेजी से, मतलब एक्सपोनेंशियली बढ़ी है। एक ऐसी रफ्तार जिसके साथ हम कदम से कदम मिलाकर चल ही नहीं पा रहे हैं। और ये जो इतनी तेज ग्रोथ हुई है, इसने हमारे केमिकल मैनेजमेंट के तरीके में एक बहुत बड़ी खामी को उजागर किया है। इसे हम कह सकते हैं रिएक्शनरी रेगुलेशन ट्रैप। इसका मतलब बहुत सीधा और सरल है। हमारा जो मौजूदा सिस्टम है वो प्रॉब्लम को होने से रोकने के लिए नहीं बना है, बल्कि प्रॉब्लम हो जाने के बाद उस पर रिएक्ट करने के लिए बना है। मतलब हम इंतजार करते हैं कि नुकसान हो, इकोसिस्टम बर्बाद हो, लोग बीमार पड़ें, और फिर हम एक्शन लेते हैं। जैसे PFOS का ही केस ले लीजिए। उसके खतरों का पता चलने के दशकों बाद उसे स्टॉकहोम कन्वेंशन में बैन किया गया। तब तक जो नुकसान होना था वो तो हो चुका था। तो सबसे बड़ी गड़बड़ ये है कि सबूत देने की जिम्मेदारी गलत जगह पर है। इस अप्रोच में क्या होता है, केमिकल्स को इस्तेमाल करने की इजाज़त मिल जाती है, और जब तक हम ये साबित करने के लिए सबूत जुटाते हैं कि वो नुकसानदेह हैं, तब तक तो इतना नुकसान हो चुका होता है जिसकी भरपाई ही नहीं की जा सकती।
तो सवाल ये उठता है कि अगर ये रिएक्शन वाला मॉडल काम नहीं कर रहा तो फिर इसका हल क्या है? और यही हमें हमारे चौथे सेक्शन की तरफ ले जाता है, एहतियाती सिद्धांत या प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। ये रेगुलेशन की सोच में एक बहुत बड़ा और ज़रूरी बदलाव है। ये जो फ़र्क है इसे समझना बहुत ज़रूरी है। हम जब तक नुकसानदेह साबित न हो तब तक सुरक्षित मानो वाली सोच से हटकर जब तक सुरक्षित साबित न हो तब तक नुकसानदेह मानो वाली सोच की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक बहुत ही फंडामेंटल बदलाव है। इसमें सबूत देने का बोझ आम लोगों या सरकार से हटकर उन पर आ जाता है जो केमिकल बना रहे हैं। अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस्तेमाल से पहले ये साबित करें कि उनका प्रोडक्ट सेफ है। यही है एहतियाती सिद्धांत का मूल मंत्र। और अगर देखें तो ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है। ये सिद्धांत बस इतना कहता है कि अगर किसी चीज से बहुत बड़ा या ऐसा नुकसान होने का खतरा है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, तो आपको एक्शन लेने के लिए 100% पक्के सबूत का इंतजार नहीं करना चाहिए। आप पहले से ही सावधानी बरतते हैं। ठीक है, तो सवाल ये है कि इस सिद्धांत को हम असल में लागू कैसे करें। हमारा 5वां सेक्शन इसी बारे में है। ये एक नई एहतियाती प्रणाली का ब्लूप्रिंट पेश करता है, एक ऐसा रास्ता जो रेगुलेटर्स और इंडस्ट्री दोनों को आगे का रास्ता दिखा सकता है। तो ये जो समाधान है ये 4 मजबूत पिलर्स पर टिका है। पहला है डिज़ाइन फॉर डिग्रेडेबिलिटी, मतलब केमिकल्स को बनाते वक्त ही ऐसा डिज़ाइन किया जाए कि इस्तेमाल के बाद वो सुरक्षित तरीके से ख़त्म हो जाए। दूसरा, एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग को बेहतर बनाना। इसके लिए बेंचमार्किंग जैसे तरीके अपनाए जाएं, जिससे हम नए अनजान पदार्थों की तुलना पहले से मौजूद पदार्थों से करके ये जल्दी पता लगा सकें कि वो पर्यावरण में कितनी देर तक रहेंगे। तीसरा है डिजिटल मॉडल्स को मजबूत करना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को डिजिटाइज किया जाए और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल हो ताकि हमारे अंदाजे और ज़्यादा सटीक हों। और चौथा, नियमों को मॉडर्न बनाना। हमें नए तरह के हैज़र्ड क्लासिफिकेशन अपनाने होंगे जो सिर्फ जहरीलेपन को नहीं बल्कि केमिकल के टिके रहने और फैलने की क्षमता को भी ध्यान में रखें। और सुनिए, ये सिर्फ थियरी की बातें नहीं है, असल दुनिया में ऐसा हो भी रहा है। यूरोपियन यूनियन इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। वो लोग अब नए तरह के हैज़ार्ड क्लासिफिकेशन ला रहे हैं। अब वो सिर्फ ये नहीं देखते कि कोई केमिकल टॉक्सिक यानी जहरीला टी है या नहीं, वो ये भी माप रहे हैं कि क्या वो परसिस्टेंट है यानी पर्यावरण में लंबे समय तक टिका रहता है, क्या वो बायो एक्यूमुलेटिव है मतलब क्या वो जीवों के शरीर में जमा होता है, और क्या वो मोबाइल है मतलब पानी के जरिए आसानी से फैलता है। ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है जो उन वजहों पर फोकस करती हैं जो किसी केमिकल को शुरू से ही प्रॉब्लमैटिक बनाती हैं। और यही हम सबसे ज़रूरी बात पर आते हैं। देखिए, ये मामला सिर्फ नए नियम कानून बनाने का नहीं है, ये सोच बदलने का है, एक कल्चरल शिफ्ट का है। जो केमिस्ट हैं उन्हें अपने काम को देखने का नज़रिया बदलना होगा। मकसद सिर्फ ऐसा केमिकल बनाना नहीं होना चाहिए जो कोई खास काम करे, मकसद ये होना चाहिए कि ऐसा केमिकल बने जो अपना काम करे और फिर सुरक्षित तरीके से ख़त्म हो जाए, गायब हो जाए। इनोवेशन का असली गोल डिग्रेडेबिलिटी होनी चाहिए। तो चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं, जहां हम सारी बातों को समेटेंगे और एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर आकर रुकेंगे। तो आखिर में सवाल यही है, रेचल कार्सन की चेतावनी ने हमें डीडीटी के बारे में एक बहुत बड़ा सबक सिखाया था, लेकिन हम उस सबक को पूरी तरह से अपनाने में नाकाम रहे। आज PFAS और न जाने कितने ही दूसरे केमिकल्स के साथ हम फिर उसी मोड़ पर खड़े हैं। हमारे पास एक चॉइस है, क्या हम इतिहास को दोहराएंगे या फिर एक सुरक्षित भविष्य बनाएंगे? ये एक साफ और सीधा चुनाव है और ये चुनाव हमें ही करना है।